नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़ और आपके साथ में अक्षय विदुआ। और इस समय हम पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल में हैं और यहाँ एक सेमिनार चल रहा है, एक संगोष्ठी चल रही है और उसमें देश विदेश से तमाम मेहमान आए हुए हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और यहाँ पर नए नवनियुक्त प्राध्यापकों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। भारत सरकार के मंत्रालय से भी विभूतियाँ पधारी हुई हैं और मेरे साथ इस वक्त मनोज नेसरी सर हैं और आप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में सलाहकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में भोपाल में। जी नमस्कार। इस तरह की संगोष्ठियों का उद्देश्य क्या होता है और किस लेवल पर आप इन्हें देखते हैं? ये अलग अलग संगोष्ठी जो होती है इसका एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि इन संगोष्ठियों के माध्यम से जो गतिविधियां पूरे देश में चल रही हैं तो इन गतिविधियों का पूरे स्टूडेंट्स को या टीचर्स को इनका ज्ञान होता है और उसी प्रकार से जो इंडस्ट्रीज़ आती है तो इंडस्ट्रीज उनको भी ज्ञान होता है और इंडस्ट्रीज़ के बारे में बाकी समाज को इसके बारे में ज्ञान होता है। अब ये जो संगोष्ठी चल रही है इसके साथ साथ में ये आयुर्वेद पर्व करके ये एक बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया हुआ है और आयुर्वेद पर्व ये जो एग्जीबिशन लगता है तो आयुर्वेद पर्व में कई सारी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो आते हैं, अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, उसके साथ में संगोष्ठी होती है, उसके साथ में फ्री क्लिनिकल वो कैंप्स होते हैं, लोगों को यहाँ पे सेवाएं दी जाती हैं। तो इसके माध्यम से आयुर्वेद के बारे में प्रचार और प्रसार जो है वो एक्चुअली किया जाता है। उसके साथ साथ में आयुर्वेद के बारे में कई सारी जो भ्रांतियाँ जो है उस भ्रांतियों को हटाने में ये काम करता है और भारत सरकार ने साइंटिफिक दृष्टि से क्या कदम उठाया है, क्या काम किया है और आयुर्वेद अभी कहाँ तक पहुँचा है, देश में और विदेश में आयुर्वेद को कितनी मान्यता मिली है, ये सारी गतिविधियाँ जो है तो इनका ज्ञान जो है वो इसके माध्यम से लोगों को दिया जाता है, इसका प्रचारण प्रसारण किया जाता है। सर, इसमें एक वर्ड का यूज़ हुआ, बहुत सारी जो प्रस्ताव मंच से रखे गए सीएम साहब के सामने, प्रदेश की जो आयुष मंत्री थे उनके सामने। वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेद का कानूनी यूनानी युग जो है, तकनीक जो है उससे जोड़ा जाए कॉलेजेस को। इसके अलावा एक वर्ड यूज़ हुआ, एक टर्म यूज़ हुआ, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। हमारे जो सीएस हैं आयुष मंत्रालय के मध्य प्रदेश के, उन्होंने इसमें यूज़ किया। तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल्स क्या है सर? पहले तो स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री यादव जी को, डॉक्टर यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में आयुर्वेद को और आयुष को इतना आगे बढ़ाया है और उन्होंने जो अभी एक घोषणा करी कि 11 आयुर्वेद कॉलेजेस की वो स्थापना करेंगे, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आयुर्वेद के बारे में मध्य प्रदेश में कई सारी गतिविधियाँ हो रही हैं और भारत सरकार इसके बारे में ज्ञात है। भारत सरकार ने पिछले 10 वर्ष में लगभग 531 करोड़ की जो धनराशि जो है वो मध्य प्रदेश को दी है आयुष को बढ़ावा देने के लिए। इसमें जो आपने बात करी, एक तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल मतलब क्या कि देश विदेश के जो लोग हैं वो अलग अलग आयुर्वेद का संस्थान में आए और वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराए, अपना उपचार कराएं और ठीक होके वापस जाए। तो इसमें केवल हॉस्पिटल नहीं है, तो मध्य प्रदेश में जो इतनी कई सारे अभयारण्य हैं, कई सारे जैसे मंडलेश्वर है, तो इस प्रकार से टूरिस्ट प्लेसेस है, तो इन जगह में अगर सरकार कुछ जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इनकरेज करती है तो वहाँ पे जो आयुर्वेद के वो हॉस्पिटल्स है, रिट्रीट्स है, तो उनका वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। और भारत सरकार ने आयुष वीसा इस प्रकार से एक अलग वीसा की कैटेगरी को नोटिफाई ऑलरेडी किया है। ये आयुष वीसा जो विदेशी नागरिक है वो इस वीसा के तहत देश में आके, जैसे मध्य प्रदेश में आके यहाँ पे अपना उपचार करा सकते हैं। यहाँ पे 15 दिन, एक महीना इस प्रकार से रह के जो उनका जो प्रॉब्लम्स है उनका उपचार कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इवन स्वस्थ व्यक्ति है वो भी यहाँ पे आके हमारा स्वास्थ्य कैसे रहे, बीमारियां कैसे ना हो, तो उसका भी उपचार कर सकते हैं, जिसको हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। और साथ साथ में जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो इसमें मेडिकल और टूरिस्ट ये और ट्रैवल, ये दोनों को हमने जोड़ दिया और ये संकल्पना बनी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। तो ये मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है, इसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस का स्कोप है और ये विशेषता जो लोग आते हैं यहाँ पे वो गल्फ़ कंट्रीज से आते हैं, यूरोप से आते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान यहाँ से आते हैं।
तो इसके कारण एक बहुत सारी जो फॉरेन करेंसी है वो देश को मिलती है, वो स्टेट को मिलती है और उसके माध्यम से स्टेट का विकास होता है। तो इसलिए हमने मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा दिया है और अब इसी के बारे में मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसके बारे में जो कदम जो मध्य प्रदेश सरकार ने उठाए हैं ये बहुत अच्छे कदम है और इसको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए, उसका और ज़्यादा प्रचलन प्रसारण करना चाहिए। तो आपने मनोज नेसी सर को सुना और जो कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं और मध्य प्रदेश आकर इस संगोष्ठी के माध्यम से जो आयुष पर पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में मनाया जा रहा है, इसमें क्या नवाचार होने वाला है, किस तरह के प्रस्ताव होंगे और आगे की क्या योजनाएं थी, उस पर ये हमने चर्चा की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में अक्षय विदुआ, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़ और इस समय हम पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल में हैं, जहां पर आयुर्वेद पर्व मनाया जा रहा है। और ये आयुर्वेद पर्व 3 दिवसीय एक संगोष्ठी, एक सेमिनार है और इसमें महान विभूतियां जो आयुर्वेद आयुष मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाली हैं, वो पधारी हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त पद्मश्री पद्मभूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी हैं और आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी एक लंबी जीवन यात्रा रही और सबसे पहले आपका स्वदेश न्यूज़ में स्वागत, भोपाल में स्वागत। और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित हैं, आपको आयुर्वेद के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए गए हैं, कैसा रहा आपका ये सफ़र, कैसी रही आपकी जीवन यात्रा? देखिए, ये जो सम्मान है ये चिकित्सा का सम्मान है। एक ध्येय को लेके चले, आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, ना कि देश में पूरे विश्व के लिए, कि एक देश में पूरे विश्व में एक निरोगमय समाज की स्थापना करनी है। तो उसी का परिणाम कि जब पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग आते हैं चिकित्सा के लिए, चिकित्सा करते हैं और चिकित्सा को कमर्शियल नहीं किया। उसका ध्येय ये नहीं रखा कि इसमें हमने कोई धन तो अपने यहाँ मिलता है, जब आपको व्यक्ति आएगा, मरीज आएगा, वो ठीक होगा, धन भी मिलेगा, यश कीर्ति सब कुछ मिलता है। तो उसी का परिणाम होता है कि जो अवार्ड्स मिलते हैं ये सब उसी का परिणाम होता है। आपने भी बातों बातों में चर्चा में मुझे बताया कि आपके पिताश्री के समय से आप लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपके पिताजी ने भी अपना जीवन आयुर्वेद के क्षेत्र में ही दिया, आयुर्वेद में ही दिया और आपका लगभग 50 वर्ष का समय आयुर्वेद की सेवा में बीता है। मुझे भी तकरीबन 50 वर्ष हुए अब चिकित्सा करते हुए और पिताजी ने तकरीबन 72 वर्ष आयुर्वेद की चिकित्सा की। उनको भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भारत सरकार ने आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए सम्मानित किया। और जहाँ विश्व में जो हम आयुर्वेद को लेके गए, उसमें मैं जब नाम लूँगा तो महर्षि महेशो की जगह भी विशेष रूप से नाम लूँगा कि 78-79 में आयुर्वेद को हम एक मिशन के रूप में पूरे विश्व में लेके गए। अमेरिका में, यूरोप में, तो विश्व के तकरीबन 70 से ज़्यादा देशों में हमने 20-22 वर्ष लगातार आयुर्वेद के लिए गए, आयुर्वेद के प्रचार के लिए गए। आज हज़ारों मेडिकल डॉक्टर्स अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं। और आज भारत सरकार देख रही है कि किस प्रकार से आयुर्वेद पूरे विश्व में फैल रहा है। ये जो इस तरह की संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, आप अक्सर जाते भी होंगे संगोष्ठियों में, तो ऐसी संगोष्ठियाँ, क्योंकि हमने सुना सीएम साहब भी मन से कह रहे थे कि 4 वर्ष में एक बार होती है और उन्होंने ये भी अपना जो इंटरेस्ट है वो प्रदर्शित किया, अपना उसमें आकर्षण की भाई अगली बार हम इसको उज्जैन में आयोजित करेंगे। तो इस तरह की सारी जो संगोष्ठियाँ होती हैं उनका उद्देश्य आमतौर पर क्या होता है? विषय अलग अलग होते हैं? जी हाँ, विषय भी अलग अलग होते हैं। देश के जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे आयुर्वेद के स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उन सबको बुला के उसमें सम्मिलित करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी न किसी विषय को लेके। और ये जैसे ये आयुर्वेद पर्व है, ये पूरे देश में मनाते हैं। ये तकरीबन 3 दिन का होता है और इसमें देश के अनेक गणमान्य, चाहे राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों, तकरीबन सब जगह। हमने अभी जम्मू कश्मीर में की थी तो वहाँ के गवर्नर आए थे, यूपी में की थी, यूपी के सीएम और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ के मंत्री सब लोग थे। ऐसे अभी हिमाचल में की थी, पंजाब में की है, दिल्ली में करते हैं, साउथ इंडिया में हमने वहाँ की थी अपने क्या नाम, जो हमारा देवस्थान है तिरुपति में, वहाँ की थी। मतलब इस देश के अनेक राज्यों में करते हैं। और एक नेशनल आरोग्य है जो 4 दिन का होता है, उसमें देश के अनेक बार, जो पहला आरोग्य हमने शुरू किया मुझे याद है लखनऊ में, तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हम गए थे और वहाँ उन्होंने पहले नेशनल आरोग्य का उद्घाटन किया था। तब ये शुरुआत हुई थी, नेशनल आरोग्य है, आयुर्वेद पर्व है। और ये हम निरंतर करते रहते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के माध्यम से।
तो सर अभी ये जो भोपाल में आप लोग आए हुए हैं, ये जो 3 दिन का आयुष पर्व यहाँ मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और यहाँ से आप लोग क्या उम्मीदें लेकर चल रहे हैं? देखिए, उम्मीद जो थी वो तो मुझे लगता है काफ़ी हमारी पूरी हो रही हैं। जो आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है प्रदेश के लिए, 11 कॉलेज खोल रहे हैं, उसमें से 5 खुल चुके हैं। हमने उनसे डिमांड की थी कि यहाँ एक अंदर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद वो उज्जैन में बनाने जा रहे हैं। टीचर्स की पे पैरिटी की बात थी, उसमें उन्होंने घोषणा की है। एक ये थी कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे आयुर्वेद के ही डिपार्टमेंट करे, वो भी उन्होंने कहा कि उसको पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है इसका उद्देश्य भी एक ये होता है, एक तो ये होता है कि उस स्टेट की जो डिफ़िकल्टीज़ होती है उनको पूरा किया जाए मुख्यमंत्री जी से बात करके, और दूसरा जो उस स्टेट में आयुर्वेद का प्रचार करें। हमारे वैद्य लोग, हमारे साइंटिस्ट लोग, पूरे देश से जो लोग आ रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों के लिए फ़ायदा होता है। तो यह इसका विशेष उद्देश्य है। इसमें शोध वगैरह जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? शोध हमारी जो रिसर्च काउंसिल है वहाँ के साइंटिस्ट भी आते हैं, वो भी अपने पेपर प्रस्तुत करते हैं। ये इसमें जो आपका जो आयुर्वेद का जो आपने कहा कि शोध की एक काउंसिल है, उसके लिए रिसर्च काउंसिल है, तो उसमें क्या दवाइयों से जुड़े रिसर्च होते हैं या किसी और विषय में? नहीं, दवाइयों से भी होते हैं, हर्ब्स के भी होते हैं, लिटरेचर पर भी होते हैं, जो हमारा लिटरेचर है उसके ऊपर भी होते हैं। तो वो तो लगातार पिछले मेरे ख्याल कोई शायद 75 साल हो गए उनको भी बने हुए, शायद 70 साल। हाँ। ये अभी जो नियुक्तियां हुई हैं 65 के आसपास शायद नियुक्तियां हुई हैं, तो इसमें आप लोग जो नए कॉलेजेस खोलेंगे तो अभी इस तरह की नियुक्तियों की आपको और ज़रूरत पड़ेगी? बहुत पड़ेगी जरूरत, और वही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसकी कोई आपको कमी नहीं होने देंगे, ना धन की ना नियुक्तियों की। वो लगातार उन्होंने कहा कि, और हर यूनिवर्सिटी को उन्होंने कहा है कि उस हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक आयुष का विभाग होगा ताकि वो वहाँ सब जगह कर पाएंगे। आप चूंकि आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय आयुष विद्यापीठ के आप अध्यक्ष हैं, तो आपका विभाग जो राष्ट्रीय आयुष विद्यापीठ है उसका कार्यक्षेत्र क्या है? देखिए, विद्यापीठ की जो स्थापना हमने आज से तकरीबन 30 या 35 वर्ष पहले की थी, उसका ध्येय ये है कि गुरु शिष्य परंपरा। ऐसे गुरु, जब हमारे विद्वान गुरु थे जो 70-80 साल के हो गए थे आज से 30-35 साल पहले, जिनकी विद्या को हम ट्रांसफ़र करना चाहते थे विद्यार्थी को। तो जो विद्यार्थी है वो ऑलरेडी आयुर्वेद का ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उस गुरु के पास, जिन गुरुओं को हमने चयन किया, उनसे प्रार्थना करके, जिस प्रकार मदन मोहन मालवीय जी ने BHU के लिए किया था, उसी प्रकार हमने, हमारे पिताजी ने प्रार्थना की, देश के सर्वोच्च विद्वानों को लिया, उनको गुरु बनाया, और हर गुरु के पास 2 या 3 विद्यार्थी हम 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए रखते हैं। उसमें अब तो खैर पैसे ज़्यादा हो गए, पहले तो बहुत कम होते थे। विद्यार्थियों को तकरीबन हम 40,000 रुपये महीना देते हैं या 50,000, ऐसे गुरु को भी 50-60 हज़ार रुपये महीना मिलता है। तो उससे वो पूरा 1 वर्ष जो वो विद्यार्थी है, 1 वर्ष या अगर 2 वर्ष का है तो उसके पास रह के वो पूरी विद्या को ट्रांसफ़र होती है। फिर उसका एग्ज़ाम होता है, फिर बाकायदा उसको सर्टिफिकेट मिलता है। ये आप लोग जो गुरु बनाते हैं, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं? देश भर में कहाँ से आप चुनते सारे हैं? देश से गुरु है, इस वक्त तकरीबन कोई 100 गुरु हैं सारे देश से। और गुरु का चयन ये है कि उस गुरु की, जो इस वक्त जो चिकित्सक गुरु हैं, उस गुरु के पास कम से कम 40 मरीज रोज के हों और वो शुद्ध रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहा हो। ये निजी तौर पर कर रहे हूँ? निजी तौर पे भी हों, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी है, सरकार की जो है उसको भी हम मान्यता देते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको आप गुरु बनाते हैं? जो अच्छे चिकित्सक हो, जिसके पास आयुर्वेद का ज्ञान हो, जिसके पास 40 मरीज कम से कम हो, तो वो विद्या को हम ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो छात्र आप चुनते हैं, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं? एग्ज़ाम होता है पूरे देश के अंदर, पूरे देश में। जैसे मान लो शायद 2-3 हज़ार बच्चे उस पर बैठे और 200-250 सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे इस वक्त 200-250 जो विद्यार्थी हैं 100 गुरुओं के पास, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 3 है। तो 1 वर्ष का कार्यक्रम है, फिर हम उनको कन्वोकेशन करते हैं। तो और ये सब कुछ आपके विद्यापीठ में होता है? सब भारत सरकार का जो राष्ट्रीय विद्यापीठ है, हर साल उसकी कन्वोकेशन होती है। हर साल कॉन्वोकेशन होती है। तो ये आपका दिल्ली स्थित है या कहीं और भी इसकी ब्रांचेस है? हेड ऑफिस है वो दिल्ली में ही है, लेकिन इसके एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया होते हैं, जब बच्चों के एग्ज़ाम होते कि हैं। आपने जो गुरु, आप 100 गुरु और हर गुरु के अंडर में 2-3 बच्चे जो आप बनाते हैं, ये आपका गुरुकुल दिल्ली में चलता है? एक तरह से वही है गुरु शिष्य परंपरा। नहीं, दिल्ली में नहीं, उसका तो ऑफिस दिल्ली में है। गुरु तो सारे देश में है। हर मतलब जो जहाँ है वहाँ से रह के काम? वहीं रहेगा गुरु भी, वहीं बच्चा उसके पास पढ़ने जाएगा। साथ वो बच्चे जो देश के अलग अलग कोने से हैं, वो उन गुरु के पास गुरु के पास रहेंगे, 6-7-8 घंटे उसके साथ रहेंगे, उसकी जो चिकित्सा है वो पूरा उसका ग्रहण करेंगे।
तो सर इसमें तो विकास होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप बात कर रहे हैं, अभी मैंने सुना हमारे जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ आयुष मंत्रालय हैं वो ये बता रहे हैं कि वन औषधियों से हम आयुर्वेद औषधि का जो भंडारण है वो पूरा करते हैं। तो आप लोग भी यही काम कर रहे हैं, आप लोग भी आयुष मंत्रालय जो है वो नए वैद्य पैदा कर रहा है, उनका उनका सृजन कर रहा है। तो जो हमारे आदिवासी चिकित्सक हैं जो जड़ी बूटी जानते हैं, आपकी गुरु परंपरा में क्या वो गुरु शिष्य परंपरा में कहीं फिट बैठते हैं? देखिए, इसमें तो नहीं है कम से कम, क्योंकि इसमें तो ये रखा गया कि गुरु जो है वो आयुर्वेद का, हाँ, गुरु ही हो और उसका आयुर्वेद का अच्छा टीचर हो या अच्छा वो मतलब उस स्तर का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के भी जो है, जैसे हमने दंत चिकित्सा, उसमें हमारे गुजरात में 2 लोगों को हमने गुरु बनाया जो कि पुरानी पद्धति से 100 साल से दंत चिकित्सा कर रहे हैं, तो उनको हमने गुरु बनाया और दिखाया उन्होंने ओपन सब करके किस प्रकार वो दांत निकालते हैं, दांत की चिकित्सा करते हैं, तो ऐसे उन लोगों को भी गुरु बनाया। लेकिन ये एक सरकार के पास एक प्रश्न है जो आपने किया कि ऐसे लोग जो कि मतलब इस पे रहते हैं, अपने आदिवासी लोग हैं या चाहे वो छत्तीसगढ़ में हैं या झारखंड में हैं या कहीं हो सकते हैं, उन लोगों का जो ज्ञान है उसके जड़ी बूटियों का, उसको ट्रांसफ़र करें और उनको बहुत अच्छा तो उनको भी गुरु बनाएं, ऐसा कुछ मंथन चल रहा है। अच्छा, ये मैंने सेमिनार के बारे में देखा कि यहाँ पर आपके व्याख्याता आएंगे, वैद्य आएंगे, वैज्ञानिक आएंगे और चिकित्सक शिक्षक भी आएंगे इसमें। तो व्याख्याता, वैद्य और वैज्ञानिक और चिकित्सक, इसका फर्क बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, व्याख्याता तो जो कॉलेजेस के अंदर जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों के बारे में बताएंगे। ये क्या ये चिकित्सक वैद्य नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो इसलिए वो हैं। जो रिसर्चर है वो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च काउंसिल्स में हैं। चिकित्सक वो हैं जो चिकित्सा करें, जैसे हम जिनको चिकित्सक गुरु बनाया है, और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो गुरु भी नहीं, कोई बात नहीं, तो उनको उन लोगों को बुला के वो अपना अनुभव बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने मरीजों को आके क्या उन्होंने चिकित्सा की है, उनका क्या अनुभव है उस बीमारी के लिए, उससे सब लोगों को फ़ायदा होता है। आप लोगों ने जब ये सब शुरू किया था, आपने, आपके पिताजी ने 17 साल के आसपास आप बता रहे हैं समय उनका, और 50 साल के लगभग आपका, तो ये जो एक 150 साल, लगभग 150 साल की जो पीढ़ी, 120 साल का समय जो था, तब से लेकर आप तक आपने अपने जीवन में आयुष में, आयुष मंत्रालय में और आयुर्वेद में कितना विकास आपने देखा है? देखिए, बहुत विकास है। अगर बजट के एंगल से देखें तो कई 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 गुना विकास है। हमारे डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी एक वैद्य है जो कि मोदी जी ने बनाया, जो कि हमने डिमांड की थी। हमारी मिनिस्ट्री अलग हुई, हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना हुई, मेडिसिन प्लांट बोर्ड बना जिसके अंदर पूरे प्रदेश में, हर एक प्रदेश में मेडिसिन प्लांट बोर्ड है। मतलब बहुत, और पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत सारे देशों के अंदर हमने चेयर स्थापित किए यूनिवर्सिटीज़ में, अनेक देशों में। तो विकास देखा जाए तो मुझे लगता है ट्रमेंडस है, योग का, आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा है। योग और आयुर्वेद, आपने भी योग जोड़ा, तो आप लोग जो आयुष मंत्रालय है वो योग के लिए भी कुछ कर रहा है या सिर्फ आयुर्वेद के लिए? नहीं, योग के लिए बहुत काम किया। मैंने कहा ना, जैसे मोदी जी के प्रयास से 21 जून को योगा दिवस मनाया गया, आज 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया, उस यूएन ने इसको घोषणा की है 21 दिसंबर। ये बहुत कम लोगों को भी पता नहीं है, तो इसको भी बताना चाहिए। इसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो सदी होगी आयुर्वेद की होगी, तो आयुर्वेद के माध्यम से बहुत लोगों में, मतलब हमारी अपनी चिकित्सा में देखते हैं, शायद 50 देशों से लोग हमारे पास आते होंगे जो चिकित्सा के लिए आते हैं, अमेरिका से, यूरोप से। ऐसी बीमारियां जिनको कि वहाँ उनका इलाज नहीं है, वो स्पेशली दिखाने आते हैं और 2-4 दिन रहेंगे, 1 हफ्ता रहेंगे, दिखा के चले जाएंगे। सर, आप लोगों में हमने ये भावना भले ही ना देखी हो, लेकिन हमने एलोपैथी में भावना ज़रूर देखी है कि जब भी एलोपैथी डॉक्टर्स से यूनानी की बात की जाती है या फिर होम्योपैथ की बात की जाती है, आयुर्वेद की बात की जाती है, तो वो बड़े हीन भावना से देखते हैं इसे। जबकि इस देश में, इस संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में आयुर्वेद जो है वो सर्व प्राचीन परंपरा है, चिकित्सकीय परंपरा है। और इसके उदाहरण के तौर पर आप हमारे धन्वंतरी जो हैं, देवता हैं जो औषधि के, आप उनको देख लीजिए, महर्षि चरक आप देख लीजिए, और भी बहुत सारे ऋषि, परंपरा में ऋषि हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद पर काम किया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये पक्षपात क्यों? क्योंकि एलोपैथी तो अभी हाल ही में आया है। मुझे लगता है कि ये एक मानसिकता, संकीर्णता है। अच्छे डॉक्टर्स हैं जो देश के, मैंने देखा है, अच्छे का मतलब जिनको माइंड ओपन हो गए हैं। दिल्ली के अंदर मैंने देखा डॉक्टर नरेश त्रेहन है, जिनका मेदांता हॉस्पिटल है, उन्होंने अपने आयुर्वेद का एक विभाग खोला है, वो पंचकर्म को, आयुर्वेद की चिकित्सा को बढ़ावा देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि, और मेरा अपना मानना है कि हमको ऐसी बीमारियों में हमको मिलकर प्रयास करना चाहिए, आयुर्वेद को और एलोपैथी को, चाहे वो किडनी की बीमारी हैं, लिवर की बीमारी हैं, लाइफस्टाइल की हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। आपके पास या आयुर्वेद अपनाना चाहें तो ये कहाँ जाएं?
दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, जहाँ पे मॉडर्न का भी सारा डायग्नोस्टिक है और आयुर्वेद की चिकित्सा है। ऐसे मैंने कहा ना, जैसे मेरांता है, बहुत जगह है हमारे। ऐसे ऐसे स्टेट में ये सब बॉडीज कब डेवलप? वही मैंने आज सीएम से डिमांड की थी कि दिल्ली, यहाँ उज्जैन के अंदर एक स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल आप एक ऐसा सेंटर बनाएं जिसमें कि आयुर्वेद का समन्वय हो, योग हो, और उसमें ज़रूरत पड़े तो आप एलोपैथी का भी सबमिशन करें, नॉलेज के लिए, डायग्नोज के लिए, ना कि मेडिसिन के लिए। ये और हमारे जो वैद्य समाज है, जो हमारा नया ग्रेजुएट निकले, मैं उनको आह्वान करता हूँ जगह जगह से, सब जगह से, कि अपने आप को वैद्य कहो। अपने आप को डॉक्टर कहने में हीन भावना महसूस होती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा वैद्य के नाते है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा आयुर्वेद के चिकित्सक के नाते है। तो इसलिए आप आयुर्वेद की ही चिकित्सा करें, आपको उसमें यश मिलेगा, धन मिलेगा, और उसमें आप कमर्शियल ना हो। ये नहीं भावना रखें कि ये मरीज आ गए तो उसकी जेब काटनी है। चिकित्सा को जितनी सस्ती हो सके उतना करें लोग, ताकि लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो इसके लिए अगर देश भर में आपकी वैद्य काम करेंगे तो इनको जो मेडिसिन है वो तो जंगल से आ रही है, वन परिक्षेत्र से आ रही है, तो क्या ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो पाएगी? तो बहुत मिल रही है, वन से भी मिल रही है, अभी टिश्यू कल्चर भी हो रहा है, उगाई भी जा रही हैं। मेडिसिन प्लांट बोर्ड बना है, उन्होंने भी बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं। तो औषधियों की तो अभी तक तो कमी नहीं है। डिमांड और बढ़ेगी तो देखा जाएगा, लेकिन कोविड पीरियड में जैसे हमने देखा पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार कोविड में आयुर्वेद और योग ने लोगों को बचाया, और भारत जैसे देश में, इतना बड़ा देश, अगर आयुर्वेद और योग नहीं करते तो मुझे लगता है यहाँ बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी, जो कि सब लोगों ने अपनी रसायन सीख ली, अपने स्वास्थ्य के बारे में उनका किया, लोगों की वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, जिससे हम इससे ठीक। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से चर्चा की। मैं स्वदेश के सारे जितने भी सुनने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, और आपको विशेष करके धन्यवाद देता हूं कि आप इस माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। ये निरंतर चलता रहना चाहिए। और मैं प्रदेश का जो हमारा सम्मेलन, आयुर्वेद सम्मेलन है, ये मध्य प्रदेश का, उसमें पांडे जी हैं, बैरागी जी हैं, जिन्होंने ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो आपने सुना अभी अभी पद्मश्री और पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी को, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय भारत सरकार के। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल में पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय से इस आयुर्वेद 3 दिवसीय पर्व से मैं अक्षय बिदुआ। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।